मसीही का तमाम ये कम्बोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज प्रोग्राम में खास क्या है। शुरुआत होगी खाद्य महंगाई की खबर से। बिगड़ने लगा थाली का गणित। बढ़ती महंगाई और गिरती ग्रोथ दोहरी चिंता भारत के लिए। स्टार्टअप और एसबीवी बैंक को लेकर क्यों चिंतित है सरकार? रूस में कैसे बढ़ा युआन का दबदबा? चीन की करेंसी युआन का दबदबा रूस में लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये जानेंगे। एप्पल ने अपनाया कॉस्ट कटिंग का नया तरीका। क्या तरीका अपनाया ये जानेंगे। और उबलते कच्चे तेल से दुनिया हुई बेचैन। अचानक क्यों ऐसे आंकलन आने लगे कि $100 प्रति बैरल तक भाव जा सकते हैं, ये जानेंगे। शुरुआत दाल की खबर के साथ। कृषि उपज मंडियों में दलहन का भाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से खाद्य महंगाई और भड़क सकती है। बीते एक महीने के दौरान दो प्रमुख दलहन यानी चने और तुअर की कीमतों में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटका की गुलबर्गा मंडी में अगर आप देखें तो महीने भर पहले चने का औसत भाव 4622 रुपए था, जो सोमवार को बढ़कर 4851 रुपए दर्ज किया गया। इसी तरह एक महीने पहले तुअर का जो औसत भाव था वो 7815 रुपए था, जो अब बढ़कर 8268 रुपए हो गया है। सर, ऐसे समय में जब फसल आ रही है, दालों की महंगाई क्या क्यों आ रही है? शुभम, दालों की महंगाई पर बदलते मौसम का असर हुआ है। चने और तुअर का उदाहरण शुभम ने आपको दिया। चने की कीमतें पिछले 1 साल से लगातार दबाव में थीं, लेकिन अब धीमे धीमे चने की कीमतें एमएसपी के जो समर्थन मूल्य है, जिसको आमतौर पर बाजार में किसी भी फसल का बेंचमार्क मूल्य माना जाता है, उसके आसपास पहुंचती दिखाई दे रही है। चने की कीमत बेंचमार्क प्राइस जो है वो 5335 रुपये पर क्विंटल के आसपास है, इसके करीब पहुंच रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खासतौर से बारिश के कारण जो फसल को नुकसान हुआ है, और यही तुअर के साथ भी हुआ है। तुअर की कीमतों में भी उन्हें बढ़ोतरी देखी है। अब ये करीब 8400 रुपये पर क्विंटल के आसपास पहुँच रही है तुअर की कीमतें। ये दो और महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनके कारण थाली का पूरा भारत की खाद्य महंगाई का पूरा मिजाज बिगड़ रहा है। अनाज की कीमतों में भी कोई उल्लेखनीय महंगाई में कमी नज़र नहीं आई है। इसके अलावा खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। सोया ऑयल की कीमतों के साथ और दूध की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है, और ये ठीक उस समय हो रहा है जब कल रिजर्व बैंक भारत में महंगाई को लेकर और भारत में ब्याज दरों को लेकर अपनी बैठक का फैसला सुनाएगा। सर, खाद्य महंगाई को लेकर अगर आप देखें तो कैसे पूरा परिदृश्य कैसा बनता देख रहे हैं आप? खाद्य महंगाई में 3-4 बड़े फैक्टर हैं जो रिजर्व बैंक के लिए दबाव बने हुए हैं, जिसमें एक तो अनाज का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो खाद्य उत्पादों की मैन्युफैक्चर्ड खाद्य उत्पादों की महंगाई है। अगर आप खाद्य उत्पादों के सूचकांक को देखें, महंगाई में उसका हिस्सा देखें, चाहे वो थोक हो या खुदरा हो, दोनों ही जगह ये बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। और इसलिए जबकि आने वाले समय में मौसम की चुनौती है, मानसून को लेकर संभावनाएं थोड़ी सी खराब हैं और एल निनो का खतरा स्पष्ट रूप से कह दिया गया, यानी खरीफ की फसल सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को सरकार के लिए इस पूरे साल महंगाई से जूझने की तैयारी करने का वक्त है, और इसलिए हमें लगता है कि कल की जो आरबीआई की पॉलिसी होने वाली है उससे काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक किस तरह से सोच रहा है इस परिस्थिति के बारे में। मनी सेंटर अगर लगातार आप देखते हैं तो देखिए, गेहूं की महंगाई बनी हुई थी, अभी थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन फिर खबरें आने लगी कि खराब क्वालिटी की वजह से गेहूं के भाव चढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, खाने का तेल महंगे होने की खबर अभी 2 दिन पहले आई थी। दूध महंगा हो रहा है, वो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। दालों पे संकट फिर आ गया। तो अगर आप देखिए तो थाली के लगभग सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। चलिए, एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ तरक्की के घटते अनुमान। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। ताजा अनुमान में विश्व बैंक ने 23-24 के लिए 6.3% ग्रोथ की संभावना जताई। इससे पहले ये आंकड़ा 6.6% का था। ये आंकलन अब गिर गया है। खपत में आ रही कमी और आय में ग्रोथ घटने की वजह से विश्व बैंक ने भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। इसके अलावा वित्त वर्ष 23-24 के दौरान चालू खाते घाटे को 5.2% रहने का अनुमान बताया है। सर, बढ़ती महंगाई और गिरती ग्रोथ, ये दोनों दोहरी चिंता भारत के लिए कितनी बड़ी हो रही है? विश्व बैंक ने स्पष्ट रूप से शुभम में नहीं कहा है, लेकिन अगर आप आंकड़ों को निरपेक्ष भाव से देखें तो भारत के लिए अगले साल स्टैगफ्लेशन की चेतावनियां दिख रही हैं। यदि महंगाई में निर्णायक रूप से कमी नहीं आई और महंगाई 6% से नीचे नहीं आई, जो कि रिजर्व बैंक की सहनीय सीमा का उच्चतम स्तर है, और 2 से 6% की जो सीमा है, अगर 6% से नीचे नहीं आई और भारत की आर्थिक विकास दर अगले साल 6% से नीचे आ गई तो हम स्टैगफ्लेशन की स्थिति में होंगे। और
वर्ल्ड बैंक के अगर आकलन को देखें तो विश्व बैंक ने जनवरी में भारत के लिए 6.6% की विकास दर का आकलन किया था इसी जनवरी में, उसे घटाकर अब 6.3% कर दिया गया। ऐसे ही पिछले साल दिसंबर में इस साल की आर्थिक विकास दर का जो आकलन विश्व बैंक ने किया था उसमें भी बाद में कटौती की गई थी। दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इस आकलन के साथ निकल कर आ रही हैं। पहली चीज़ महंगाई, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में इनकम की ग्रोथ रेट गिर रही है और उसके कारण भारत की खपत सिकुड़ी हुई है। अगर आप मनी सेंटर लगातार देख रहे हैं तो भारत में गिरती खपत के विभिन्न आयामों पर आपसे लगातार चर्चा करते हैं, जिसमें कि एसी फ्रिज की बिक्री से लेकर साबुन, तेल, मंजन और एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री का असर भी है। अब यहाँ से जब आप नए वित्त वर्ष की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि शुरू हो रहा है और रिजर्व बैंक की पॉलिसी बैठक हो रही है, तो हमें भारत के जीडीपी का परिदृश्य जो दिखता है वो 6% के आसपास की आर्थिक विकास दर का होता है। जद्दोजहद इस किस्म की है कि क्या भारत की आर्थिक विकास दर इस बार महंगाई से पीछे रह जाएगी या महंगाई की दर आर्थिक विकास दर से नीचे रहेगी। अब असली जद्दोजहद ये है। अगले 3-4 महीनों में 6 महीनों में हमें दिखाई देगा कि क्या भारत स्टैग्फ्लेशन की तरफ जा रहा है या भारत की आर्थिक विकास दर और महंगाई दर दोनों 6% के आसपास रहती हैं, इससे नीचे रहती हैं, क्योंकि अब फिलहाल विकास दर को लेकर, जीडीपी को लेकर आकलन 6% के आसपास ही रहने की संभावना है। भारतीय स्टार्टअप पर सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का असर गहरा हो सकता है। संसदीय समिति के सामने रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने यह बयान दिया है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय स्टार्टअप की ग्लोबल फंडिंग थम सकती है, हालांकि यह संकट कुछ समय ही रहेगा। सर, इस बैठक से और क्या कुछ निकला? सरकार ने रिजर्व बैंक को से ये सवाल पूछा था और जानकारी मांगी थी कि आखिर एसवीबी बैंक के विघटन के बाद भारत के स्टार्टअप स्पेस पर क्या असर पड़ा है। असर काफ़ी बड़ा पड़ा, क्योंकि भारत की कई स्टार्टअप कंपनियों ने एसवीबी बैंक से कारोबार कर रखा था, वहाँ उनके अकाउंट्स थे, और अब इस मामले में पूरी जानकारी संसदीय समिति को दी गई है। संसद की समिति को यह बताया गया है, पहली 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई। पहले तो ये बताया गया कि एसवीबी बैंक के विघटन के कारण भारत के पूरे स्टार्टअप फंडिंग स्पेस पर गहरा असर पड़ा है, और इस असर के कारण भारत के स्टार्टअप्स को आने वाले साल में पूंजी और वेंचर कैपिटल मिलने में दिक्कत हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एसवीबी बैंक केवल वेंचर कैपिटल ही मैनेज नहीं करता था, बल्कि वो स्टार्टअप्स को डेट भी देता था, लोन भी देता था, और जो फंडिंग होती थी डेट के जरिए वो भी स्टार्टअप के जरिए आती थी। हमने आपको बताया था अपने इकोनॉमिक में कि एसवीबी बैंक दुनिया में सबसे बड़े स्टार्टअप लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आगे आया था, और ये असर भारत के स्टार्टअप परिवेश पर दिखाई दे रहा है। यानी रिजर्व बैंक ने खुलकर संसदीय समिति को और उसके जरिए सरकार को बता दिया है कि स्टार्टअप स्पेस में इस साल परिस्थितियां पिछले साल से ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगी। सर, भारत के संदर्भ में एसवीबी बैंक से जुड़ी क्या नई जानकारी सामने आई? एसवीबी बैंक के बारे में 2 चीजें और संसदीय समिति को बताई गई कि भारत में एसवीबी बैंक की 2 सब्सिडरीज काम कर रही थी। एक सब्सिडरी थी एसवीबी बैंक इंडिया एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत में उसके कर्ज के ऑपरेशन चलाती थी, लोन्स के ऑपरेशन चलाती थी, और कानूनी, अकाउंटिंग और स्टार्टअप के जो अकाउंटिंग के सलाहें हैं और एडवाइजरी फर्म के तौर पर काम करती थी। और दूसरी एक एसवीबी ग्लोबल सर्विसेज फर्म थी, जो कि एक नॉन बैंकिंग कंपनी थी, जो विभिन्न तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी। यानी 2 सब्सिडरीज भारत में काम कर रही थी, और इन दोनों सब्सिडरीज का एसवीबी बैंक के कोलैप्स होने का असर इस पर पड़ा है। सर, तीसरी बात ये कि एक बार संसदीय समिति ने एक तरफ ये कहा है कि ग्लोबल फंडिंग थम सकती है स्टार्टअप की। अभी मौजूदा स्थिति है क्या फंडिंग की? स्थिति काफ़ी ख़राब है। जो ताज़े आंकड़े आज ही हमारे पास आए हैं शुभम, 2023 की पहली तिमाही में भारत में स्टार्टअप फंडिंग ऑलमोस्ट 60% गिर गई है। 60%, यानी अगर पिछले साल इस तिमाही में 100 रुपये मिल रहे थे, इस बार 40 रुपये ही मिले हैं। 60% से कम का 60% से ज़्यादा गिरावट हुई। यानी पूरे स्टार्टअप स्पेस में अलग अलग स्तरों पर फंडिंग का ज़बरदस्त चैलेंज है, और इसीलिए हमने देखा कि भारत के बड़े स्टार्टअप्स के वैल्यूएशंस में गिरावट हो रही है, उनकी वैल्यूएशंस कट हो रहे हैं। 2/3 के आसपास फंडिंग गिरी है, और नंबर ऑफ डील्स भी अगर आप देखें, जनवरी-मार्च 2022 के दौरान भारत में करीब 1095 डील्स हुई थी स्टार्टअप में फंडिंग की, जो घटकर केवल 400 पर आ गई हैं, 405 डील्स आ गई। पिछले साल $16.8 बिलियन की फंडिंग आई थी पहली तिमाही में, अब इस तिमाही में घटकर केवल $6.64 बिलियन की फंडिंग रह गई है। और ये फंडिंग केवल ओवरऑल पिक्चर ही नहीं गिरी है, जो सबसे ज़्यादा चुनौती आ रही है वो लेट स्टेज फंडिंग में आ रही है। यानी वो स्टार्टअप्स जो अपना काम शुरू कर चुके हैं और जिनको दूसरे और तीसरे दौर की फंडिंग चाहिए थी अपना कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे तेज गिरावट आई है। लेट स्टेज फंडिंग का आंकड़ा मेरे सामने मुझे दिख रहा है, उस आंकड़े में सबसे ज़्यादा गिरावट
लेट स्टेज फंडिंग घटकर शुभम जनवरी फरवरी मार्च के महीने में केवल $2.72 बिलियन रह गई, जो जनवरी पिछले साल की इसी तिमाही में करीब $10 बिलियन के आसपास थी। और डील्स एकदम टूटी हैं, 168 से घटकर 41 रह गई हैं। यानी जैसे जैसे स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं उनके वैल्यूएशन के सवाल मुखर हो रहे हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी देने वाले जो फंड वाले निवेशक हैं वो इनसे दूर हट रहे हैं। सबसे बुरा असर पड़ा है भारत में कंज्यूमर टेक के फिनांस पर, रिटेल के फिनांस पर, ऑटोटेक के फिनांस पर और लॉजिस्टिक्स को, इन्हें सबसे कम फंडिंग मिल रही है। तो स्टार्टअप स्पेस में काफ़ी उथल पुथल है और उसका असर हमको नौकरियों के बाजार पर दिख ही रहा है। अगली खबर आयकर विभाग से। आयकर विभाग लगातार कर चोरी के खिलाफ शिकंजा कस रहा है। विभाग ने ऐसे 89 मामलों की पहचान की जिनमें हर मामले में 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कर चोरी का संदेह है। ये मामले विदेश पैसा भेजने के से जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2019 और 2020-21 के ये मामले हैं। आयकर विभाग ने इन मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीडीटी ने कर अधिकारियों से नोटिस भेजने को कहा है। इसके अलावा 31 ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें कर की चोरी की रकम 50 करोड़ से ऊपर होने का शक है। सर, ये विदेश पैसा भेजने वाले कौन से मामलों की जांच हो रही है? ये 2 मामले हैं। 89 मामले ऐसे हैं जिनमें 100 करोड़ रुपए प्रति मामले के आसपास है, और करीब 30 के आसपास मामले ऐसे हैं 50 करोड़ रुपए के आसपास का इवेजन या टैक्स चोरी पकड़ी गई। इसमें ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें विदेश पैसा भेजने वाले भारतीयों ने अपनी आय की सही घोषणा नहीं की थी, इनकम को डिस्प्रोपोर्शनेट ढंग से घोषित किया था। ऐसे मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझने की कोशिश करता है कि पैसा क्या भारत से बाहर निकालकर कहीं दूसरी जगह तो नहीं रखने की कोशिश की गई। और इस जांच की दृष्टि से ये भारत में हाल फिलहाल में एक मुश्त इतना बड़ा मामला है जिसमें इतनी बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी गई है। और इसमें इस टैक्स चोरी को पकड़ने में जो फॉरेन रेमिटेंस वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जब आप विदेश भारत से पैसा भेजते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स पर TDS काटना पड़ता है और उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। इस आंकड़े की जानकारी के जरिए भारत के इनकम टैक्स ने पाया है कि बड़ी संख्या में भारत से बाहर भेजा गया पैसा नियमों का उल्लंघन करता है। इरडा की ओर से नए कमीशन नियम जारी होने के बावजूद बीमा कंपनियों को राहत मिलती नहीं दिख रही। आयकर विभाग और GST अथॉरिटी की ओर से 30 बीमा कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है। इसमें जीवन बीमा कंपनी और गैर जीवन बीमा कंपनी दोनों शामिल हैं। कर चोरी के शक में अधिकारी 60,000 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की जांच कर रहे हैं। सर, कौन सी कंपनियां शामिल हैं और किस मामले की जांच चल रही है? शो बहुत बड़ा मामला है। 60,000 करोड़ की टैक्स चोरी कम नहीं है। और ये HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, आदित्य बिरला प्रमुख कंपनियां हैं। और ये टैक्स चोरी का मामला बीमा कंपनियों की तरफ से दिए गए कमीशन को लेकर है, और ये मामला GST की चोरी का है। इसमें जो 60,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हैं जिसमें 5,500 करोड़ रुपए के आसपास के टैक्स चोरी की संभावना समझी जा रही है। हुआ ये था कि इन कंपनियों ने अपने एजेंट्स को जो कमीशंस पे किए थे उन्हें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के तौर पर दिखाया था। यानी जो कमीशन दिए जा रहे थे बीमा बेचने के लिए उसका क्लासिफिकेशन GST के नियमों के तहत विज्ञापन पर खर्च के तौर पर किया था, और इसके कारण इन कंपनियों पर जांच चल रही है। हालांकि हाल में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है भारत की RDI जो बीमा नियामक है, उसने बीमा कंपनियों को कमीशन के मामले में अब उदार कर दिया है। कंपनियां अपनी सुविधा के हिसाब से अपने एजेंट्स का कमीशन तय कर सकती हैं, लेकिन ये मामला पहले से चल रहा है तो इसकी जांच जारी रहेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से मुश्किलों में फंसा अदानी समूह संभलने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। ताजा खबर यह है कि ग्रुप अपनी दोनों सीमेंट कंपनियों ACC और अंबुजा को मिलाकर एक करने पर विचार कर रहा है। अभी तक दोनों कंपनियों का प्रबंधन अलग अलग है। इन दोनों ही कंपनियों को अदानी समूह ने $10.5 अरब में पिछले साल ही खरीदा था। सर, क्यों विलय की तैयारी की जा रही है? 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि अडानी समूह ने, जैसे हमने कल आपको बताया था कि अडानी समूह ने यह तय किया था कि इस अधिग्रहण के बाद भारत में जो सामूहिक सीमेंट उत्पादन क्षमता है अडानी समूह की, उसे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए फंड्स की ज़रूरत है और विलय के जरिए काफ़ी कुछ कॉस्ट कटिंग की कोशिश की जाएगी। अब अडानी समूह विस्तार से पहले कॉस्ट कटिंग की तरफ ध्यान दे रहा है, तो ये दोनों कंपनियां विलय की जाएंगी। इससे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्पादन की क्षमताएँ संगठित होंगी और वेज बिल में या कर्मचारियों की संख्या में कमी आएगी। हम आपको बता चुके हैं कि अडानी समूह ने अपने सीमेंट के कारोबार का जो मुख्यालय पहले इन दोनों कंपनियों का अधिग्रहण से पहले बॉम्बे में था, उसे अहमदाबाद शिफ्ट करने की तैयारी की है। दूसरा जो सबसे बड़ी बचत होगी शुभम, वो सप्लाई चेन में होगी, क्योंकि दोनों कंपनियां पैरेलल अलग अलग सप्लाई चेन के जरिए बाजार में सीमेंट भेजती हैं। डीलरशिप्स अलग अलग हैं। इस सारी व्यवस्था को एकीकृत करने से एक ही कंपनी सप्लाई चेन का फ़ायदा उठा सकेगी और शायद इस बचत का इस्तेमाल अडानी समूह सीमेंट उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में करेगा। नौकरियों के बाजार में छटनी हावी है। गूगल, अमेजन, मेटा के बाद अब आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल में भी छटनी की खबरें हैं। कंपनी कॉर्पोरेट रिटेल टीम से कर्मचारियों को निकाल रही है। इसके अलावा कर्मचारियों से दोबारा नौकरी के लिए अप्लाई करने को कहा गया है। ये आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है कि कंपनियां जब पहले से ही नौकरी करनी तो दोबारा अप्लाई करने को
क्यों कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि अगर वो दोबारा अप्लाई नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एप्पल के अलावा अमेरिका की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट ने भी 2000 लोगों की छंटनी की योजना बनाई है। सर, नौकरी के लिए दोबारा अप्लाई करना, रीअप्लाई करना, ये क्या है? एप्पल की कोशिश ऐसी लग रही है कि जिन कर्मचारियों को निकाला जाएगा उसके बाद उन्हें दोबारा नेगोशिएट करके कम कीमत पर रखा जाएगा। ये एक तरीका होता है हायरिंग में, जिसमें कि वेज बिल को कम करने के लिए उन्हीं कर्मचारियों को थोड़े कम वेतन पर रखा जाए, शायद इसका संकेत दिखाई देता है। और वॉलमार्ट ने अपना जो ई कॉमर्स ऑपरेशन था उसको छोटा करने की कोशिश की है। वॉलमार्ट ने ये कोशिश की थी कि वो ई कॉमर्स ऑपरेशन में जाकर अमेजॉन जैसी कंपनी को चुनौती दे सके, पर वॉलमार्ट का मुख्य बिजनेस रिटेल स्टोर, ऑफलाइन रिटेल स्टोर का है। अब जबकि मंदी की संभावना है और कंज्यूमर डिमांड गिर रही, तो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी को भी अपने कारोबार में कटौती और अपने कर्मचारियों की संख्या में छंटनी करनी पड़ रही है। यूक्रेन के साथ युद्ध में फंस चुके रूस पर चीन का दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। रूस में चीन की करेंसी युआन सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी बन गई है। रूस में अभी तक डॉलर सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली विदेशी करेंसी था, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से रूस के ऊपर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे, जिस वजह से रूस चीन की करेंसी युआन विदेशी व्यापार भुगतान कर रहा था और युआन रूस में लगातार बढ़ रहा था। सर, कैसे बना लिया युआन ने देखते देखते इतना दबदबा? शुभम, ये हाल की मार्च की बात है। मार्च में जब पुतिन ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट दिया था, जो कि महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस स्टेटमेंट के भीतर युआन को लेकर और करेंसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान था। और वो बयान इस बात का संकेत था कि रूस की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय तौर पर अब युआन बड़ी करेंसी हो गया है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक साल के प्रतिबंधों के बाद रूस की सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दो तरह की है। एक तो उसे एक ऐसी करेंसी चाहिए जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में ट्रेड कर सके, डॉलर में तो नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिबंधों का में है। और दूसरी चीज़, उसे ऐसा ट्रेड पार्टनर चाहिए, ऐसी करेंसी का पार्टनर चाहिए जिसकी करेंसी स्टेबल हो और वो प्रतिबंध के दायरे से बाहर रह सके, प्रतिबंधों का सामना कर सके। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ युआन ही एक ऐसी करेंसी था जिसके ऊपर रूस भरोसा कर सकता था। ऐसे संकेत इस बात के थे कि रूस ने साउथ अफ्रीकन रैंड को, भारतीय रुपए को भी इस संदर्भ में सोचने की कोशिश की थी कि इन पर काम किया जा सके, लेकिन युआन इसलिए चुना गया क्योंकि रूस चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और रूस को इस समय जो मदद चाइना से मिल रही है सामानों के आयात के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर, वो सबसे बड़ी है। और इसलिए धीमे धीमे युआन ने रूस के बाजार में पर अपना अधिग्रहण कर लिया। एक तरह से रूस के लिए सबसे बड़ी दूसरी करेंसी हो गया और पिछले एक साल के भीतर रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा तेजी से घटा और युआन का हिस्सा बड़ा हो गया है। हालांकि इस पूरे परिवर्तन में फ़ायदा चीन को है। चीन ने ध्यान देने की बात है, मैं अभी आंकड़े देख रहा था जब ये घटनाक्रम फॉलो करने के तौर पर, जिस दिन से यूक्रेन पर हमला किया है रूस ने, उसके बाद चीन ने अपनी करेंसी को, युआन को, रूबल के मुकाबले कमज़ोर होने की छूट दी थी, जिससे कि चीन का निर्यात रूस को सस्ता हो सके। तो हालांकि तात्कालिक तौर पर इस पूरी व्यवस्था में चीन को ही फ़ायदा हो रहा है रूस को, लेकिन रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डील करने के लिए एक स्टेबल और मजबूत करेंसी मिल रही है जिसके जरिए वो डॉलर के साथ चुनौती दे सकता है। दूसरी ओर कूटनीतिक बात है कि जो डी डॉलराइजेशन की कोशिशें दुनिया में चल रही हैं, डॉलर की हेजेमोनी, डॉलर का एकाधिकार खत्म करने के लिए, उसमें चीन और रूस मिलकर साथ में डॉलर को चुनौती देने की जो कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश है, वो भी इससे सफल होती दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब दिन की सबसे बड़ी खबर का। उबलते कच्चे तेल ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। महंगाई से लड़ रही पूरी दुनिया के सामने महंगा क्रूड फिर से नई चुनौती बनकर खड़ा है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड का भाव $85 के पार चला गया। आशंका यहां तक है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब फिर से उत्पादन में कटौती कर सकता है। जानकार मान रहे हैं अगर ये कटौती जारी रही तो ये भाव $100 को भी छू सकते हैं। फिलहाल अभी बाजार में ब्रेंट क्रूड जो है $85 के आसपास काम कर रहा है। महंगे क्रूड की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव बढ़ गया है, जिस वजह से आयातित वस्तुओं की महंगाई फिर से भड़कने की आशंका। ये पूरा चक्र है, कच्चा तेल महंगा हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया, आयात महंगा होगा, आयात महंगा होगा तो सीधी सी बात है आपको आयातित महंगाई ज़्यादा परेशान करेगी। सर, पहला सवाल तो यही, सब कुछ सही चल रहा था, मंदी आ रही थी, बहुत लंबे समय से $60-70 पे क्रूड ऑयल बना था, अचानक ये कटौती क्यों कर दी गई? शुभम, ये फैसला बेहद चौंकाने वाला था बाजार के लिए और पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए, और फैसले का जो तरीका था उसने सबसे ज़्यादा चौंकाया। आमतौर पर ओपेक प्लस के सदस्य देश आपस में बैठकर मिलकर वियना में जो उनकी बैठक होती है उस बैठक में तय करते हैं उत्पादन में कटौती और बढ़ोतरी का फैसला। इस बैठक में जाने के 2 दिन पहले तक इस बात का संकेत था और इससे पहले तक ओपेक प्लस अपनी बैठक में कह चुके थे कि फिलहाल वो उत्पादन में कटौती नहीं करने जा रहे हैं, अपने मौजूदा शेड्यूल पर बने रहेंगे। और ऐसा लगता था कि ओपेक प्लस दुनिया के
के देशों में जो महंगाई से लड़ने की कोशिशें चल रही हैं उन्हें समर्थन देना चाहते हैं। लेकिन यह फैसला अकेले सऊदी अरब ने किया और सीधे सऊदी अरब का वो फैसला बाकी अन्य तेल उत्पादक देशों ने तुरंत बगैर देर के लागू कर दिया। अमीरात ने और बाकी ऑयल प्रोड्यूसर्स ने लागू कर दिया और यहाँ से ओपेक के ऊपर एक तरह से सऊदी अरब के मजबूत नियंत्रण का और एक तरफा की फैसला करने की जो व्यवस्था थी वो लागू हो गई। तो पहली चीज तो इसका के तरीके ने चौंकाया। इस तरीके के अपने कूटनीतिक अर्थ हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे सऊदी अरब के संदर्भ में, पर यहाँ से ओपेक देशों के फैसलों की कमान एक तरह से MBS के हाथ में, मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में पहुंच गई, जिन्होंने पूरे ओपेक को अपने फैसले पर को लागू करने के लिए बगैर बैठक के सीधे लागू करने पर तैयार कर लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ओपेक देशों को इस बात के लिए कन्विंस किया होगा, शायद MBS ने, ऐसा बाजार में चर्चा चल रही है कि अगर बात दुनिया में मंदी आती है तो उससे पहले ओपेक देशों के अपने को उत्पादन में कटौती करके कीमतों को निर्धारित स्तर पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर मंदी आएगी और कीमतों में तेज गिरावट होगी तो तेल उत्पादक देशों को नुकसान होगा। और ये बात निकली होगी तेल की कीमतों में गिरावट से, जो हमने हाल फिलहाल के 2-3 हफ्तों में देखी थी, जब $70 के आसपास तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई थी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ओपेक देशों को हो रहा था। हालांकि चीन से अर्थव्यवस्था में मिले जुले संकेत आ रहे हैं, लेकिन ओपेक देश अब इस पेशबंदी में है कि अगर दुनिया में अगले 1 साल तक ब्याज दरें ऊंची रहती और मंदी की संभावना दिखाई देती है तो उस मंदी के चपेट में वो अपने मुनाफों में, अपने रिटर्न्स में जो उनको कच्चे तेल पर मिलते हैं उसमें कमी नहीं करेंगे। और इसलिए इसने पूरी तरह से दुनिया में एक किस्म से एनर्जी बाजार को, महंगाई को, बैंकिंग को, इसको सबको में खलबली मचा दी इस फैसले ने। सर, कूटनीतिक मायने आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कूटनीतिक मायने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो? कूटनीतिक मायनों में मोहम्मद बिन सलमान जो MBS जो सऊदी प्रिंस हैं, उन्होंने इस पूरे फैसले से सीधे दूसरी बार अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश की है। अमेरिका पिछले 1 साल से जो बाइडेन स्वयं और इससे पहले भी अमेरिका का शासन लगातार सऊदी अरब को और ओपेक देशों को इस बात के लिए परस्यू कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में को ना बढ़ने दिया जाए। जो ओपेक देश जिनके पास कच्चे तेल के उत्पादन की बड़ी क्षमताएं हैं, उसमें भी खासतौर पर सऊदी अरब, जिसको कि स्विंग प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो तेज़ी से उत्पादन में कमी या बढ़ोतरी कर सकता है, वो अगर साथ दे तो दुनिया में महंगाई से लड़ाई में मदद मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा करते हुए सऊदी अरब ने दुनिया के बाजार में खासतौर से अमेरिका के अपने बाजार में जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो बहुत मुश्किल से अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। आप अलग अलग संदर्भों में मनी सेंट्रल पर, इकोनॉमिका में सुनते रहेंगे कि ब्याज दरें बढ़ने के कारण बैंक डूबने लगे हैं, महंगाई से लड़ाई इतनी महंगी पड़ रही है कि उसके कारण अमेरिका में बैंकिंग संकट आ रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने सीधी चुनौती दी और एक तरह से दुनिया में महंगाई की लंबी व्यवस्था की ज़मीन तैयार कर दी। कच्चे तेल की कीमतों के आंकलन $90 पर पहुँच रहे हैं, यह माना जा रहा है कि इस साल वो $100 तक जा सकते हैं, और अगर $100 तक कच्चे तेल की कीमतें जाएंगी तो उसका असर दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में जो महंगाई रोकने की कोशिश है उन पर पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सऊदी ने निर्णायक तौर पर शुभम कूटनीतिक बिसात में अब अपने आप को एक अलग समूह में शामिल कर लिया इस फैसले से। और इस फैसले से जो जिन 2 देशों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है उसमें एक रूस है और एक सऊदी अरब है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से रूस को भी फायदा होगा। रूस ने भी इसको तत्काल ज्वाइन किया ओपेक प्लस को अपने यहाँ उत्पादन में कटौती को लेकर। हमें याद होगा कि सऊदी अरब, रूस और चीन का एक मजबूत गठजोड़ इस पूरे एरिया में बनता दिखाई दे रहा है, जो अमेरिका के अगेंस्ट, अमेरिका के विरोध में एक मजबूत ताकत बन रहा है। ईरान भी अब इस गठजोड़ का हिस्सा है, जिसमें कि गैस और तेल का वो बड़ा उत्पादक है। ये कूटनीतिक रूप से बड़ी खलबली थी, जो अब पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। सर, केंद्रीय बैंकों के लिए अभी कितनी बड़ी मुश्किल है? $90-100 का अगर क्रूड हो जाएगा तो जो महंगाई से लड़ाई चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, उसका क्या होगा? यही हम लोगों ने कल चर्चा में कहा था शुभम, कि रिजर्व बैंक गवर्नर जब इस बैठक की तैयारी कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो चल रही है, जिसका फैसला कल आएगा, जब उसकी वो तैयारी कर रहे थे, उस बीच में ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने दुनिया भर के सारे केंद्रीय बैंकों की योजनाओं को उथल पुथल कर दिया। अब आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जा रहा है कि अमेरिका में इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, ये अंतिम बढ़ोतरी है। भारत में भी कहा जा रहा है कि अंतिम बढ़ोतरी, इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जिस बिना पर दुनिया में महंगाई कम होने की उम्मीद की जा रही थी कि कच्चे तेल की कीमतें $70 से $75 के आसपास रहेंगी, वो तो ख़त्म हो गया। और अब कच्चे तेल की कीमतों के नए आकलन $90 और $100 के आसपास आने लगे। और यहाँ से अरब देशों ने, खासतौर से सऊदी अरब और ओपेक देशों ने पूरी बिसात, पूरी कोशिश को पटरी से उतार दिया है महंगाई से लड़ाई की। साल भर हो गया है पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ते बढ़ते रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो चुकी है। और अब जब
जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने का समय आया तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ने का दौर शुरू हो गया। ये वही साइकिल वापस घूम कर आ रहा है। इसको कैसे जेरोम पावल या शक्तिकांत दास या दुनिया के जो प्रमुख बैंकर हैं कैसे डील करेंगे, आने वाले 6 महीनों में महंगाई को लेकर क्या आकलन रखेंगे, इस पर इससे पता चलेगा कि क्या परिस्थिति बनती है। सर, तेल उत्पादक देशों के लिहाज से ये कटौती कितनी महत्वपूर्ण है? तेल उत्पादक देशों ने अपने स्तर पर अपने मुनाफों को, एक तरीके से सऊदी अरब ने इसे संकेत देकर ये कर दिया कि तेल उत्पादक देश अपने मुनाफों में समझौता करना नहीं चाहते। तेल उत्पादक देश इस स्तर पर हैं कि वो अब अपने जो मिनिमम प्रॉफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, और इस संदर्भ में वो दुनिया का किसी का दबाव सुनने को तैयार नहीं। और इसलिए इस फैसले का तरीका बड़ा अजीब व गरीब था। सऊदी अरब ने फैसला लिया और थोड़ी देर बाद अमीरात और दुनिया के सारे देशों ने तुरंत इसको लागू कर दिया। अब जो जद्दोजहद है, जिस जद्दोजहद में दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं में संकट दिख रहे हैं, करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं, ऐसी स्थिति में तेल उत्पादक देशों की ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए ये कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखने का फैसला किया है। हम आपको बता चुके हैं कि भारत की दुनिया में तेल उत्पादक देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड काफ़ी महत्वपूर्ण ताकत रखते हैं दुनिया में। अब इस समय प्राइवेट फंड के सबसे बड़े सोर्स हैं वो। फिलहाल दुनिया में एक नई सनसनी आ गई। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। हाई वैल्यू हाउसिंग यूनिट यानी महंगे घरों की बिक्री में उछाल आया। रियल एस्टेट सर्विस कंपनी एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च 2023 में देश के 7 बड़े शहरों में जहां 1 लाख या 1 से ज़्यादा घरों की बिक्री हुई है, उनमें 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत की फ्लैट की हिस्सेदारी 24% थी। सोचिए आप, 24% मकान वो बिके जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज़्यादा के थे। वहीं नाइट फ्रैंक रिसर्च की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक हाई वैल्यू हाउसिंग यूनिट की सेल्स में सालाना 3% की दर से बढ़ोतरी हुई है। द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी FDIC ने सोमवार को सिग्नेचर बैंक के $60 अरब के लोन पोर्टफोलियो बेचने की प्रक्रिया शुरू की है। जो लोन बेचे जा रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में कॉमर्शियल लोन है, साथ ही एक छोटा हिस्सा रिटेल रेजिडेंशियल कर्ज का भी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI कई शेयरों को लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल कर सकता है। जिंदल स्टील, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, IDBI बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियों को म्यूचुअल फंड के लिए मिड कैप से लार्ज कैप की कैटेगरी में अपग्रेड किया जा सकता है। इनमें कई शेयरों में पिछले 6 महीने में 30% से ज़्यादा तक का उछाल आया है। एमफी ऐसा साल में 2 बार करता है, शेयरों का रिक्लासिफिकेशन करता है। ऐसी एक लिस्ट जुलाई महीने में जारी करेगा और एक लिस्ट अगस्त 2023 में जनवरी 2024 के लिए वैध होगी। ये लिस्ट इस समय के लिए वैध होगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? एमफी का फैसला म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो फेरबदल होता है लार्ज कैप और मिड कैप में, इसका असर सीधे आपके निवेश पर पड़ता है। आपने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रखा है, अगर वो लार्ज कैप पर आधारित है, मिड कैप पर आधारित है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को करीब से देखना चाहिए। आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आपने जो फंड खरीद रखा है उस फंड में परिवर्तन लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, जो मिड कैप से लार्ज कैप में जा रहे हैं और स्मॉल कैप से मिड कैप में भी काफ़ी कम महत्वपूर्ण कंपनियों को ऊपर लाया जा रहा है, जिसमें IIFL फाइनेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जो अब स्मॉल कैप से मिड कैप में आ रही हैं। ये चरण आपके निवेश को प्रभावित करेगा। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो अपने फंड एडवाइजर से और अपनी कंपनी से पूछिए कि क्या ये बदलाव उसके आपके फंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं। ये था हमारा आज का मनी सेंटर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल नया संस्करण लेके फिर आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।